मुल्क में हैरेसमेंट का शिकार होने के लिए सिर्फ औरत होना काफ़ी है। वो मुक़्तदर हो, वो ना हो, वो आम किसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, किसी मोहल्ले में रहने वाली औरत है। मिड दिसंबर में मैंने ये बाकायदा एक पोस्ट की पहली दफ़ा कि जी ये एक वीडियो है जो मेरे से नाम मंसूब करके हर कोई फैला रहा है, दिस इज़ क्लियरली नॉट मी, एंड जिसने भी ये किया है मैं उनको बिल्कुल आखिर तक ट्रैक डाउन करूँगी। मुझे एक रात कहीं से मैसेज आता है, मैं वो मैसेज इग्नोर करता हूँ और मैं फिर वो मैसेज सुबह देखता हूँ कि क्या है, किसने भेजा है। मैंने वो देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या, कि मैं बैठा हूँ और वो गले मिल रहा हूँ और ये मैं देख के खुद परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो एक पिदरशाही निज़ाम पे बेस्ड है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और उस वजह से हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हरासमेंट के डिजिटल साइबर स्टॉकिंग हो गई, डेफेमेशन हो गई, ये ख़वातीन इसमें जनरली विक्टिम्स होती हैं। हमारी ज़िंदगी में जहां सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने लातादाद आसानियां फ्राहम की हैं, वहीं पर इसी सोशल मीडिया के मखसूस इस्तेमाल ने लोगों की निजी ज़िंदगी को भी निशाने पर रख लिया है और दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मुतासरीन में सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरसों में कानून नाफिज करने वाले 4 बड़े इदारों में 27 लाख से जायद शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, जिनमें गैर मामूली तौर पर 80% से जायद शिकायत ख़वातीन और कम उम्र बच्चों की तरफ से मौसूल हुई। ऑनलाइन हरासा करने, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी जैसे मामलात पर मुश्तमिल इन शिकायत के जायजे से अंदाज़ा होता है कि इन 5 बरसों में 18 लाख दरख्वास्तें पाकिस्तानी ख़वातीन की तरफ से PTA, FIA, पुलिस और विफाकी मुहतसिब के दफातर में जमा करवाई गई। सोशल मीडिया हरासमेंट और डीप फेक वीडियोस का निशाना बनने वाली पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात उज़्मा बुखारी सोशल मीडिया पर ख़वातीन की हरासमेंट के इस अमल को इस तरह देखती हैं। इस मुल्क में हैरेसमेंट का शिकार होने के लिए सिर्फ औरत होना काफ़ी है। वो मुक़्तदर हो, वो ना हो, वो आम किसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, किसी मोहल्ले में रहने वाली औरत है, चूँकि वो औरत है तो उसको हरास करना शायद हमारी सोसाइटी में एक हक़ समझ लिया जाता है कि, और ख़ास तौर पे अगर वो ख़ातून आपको अच्छी नहीं लगती, वो बोलती ज़्यादा है या आपके जो आप चाहते हैं वो नहीं बोलती, तो फिर सबसे आसान तरीका उसके मुंह बंद करने का ये है कि उसको हरास कर दिया जाए, उसको किसी भी तरह उसको इतना परेशान और ज़िद कर दिया जाए कि वो चुप हो जाए, डर जाए, सहम जाए। तो इसलिए ये कि आप मुक़्तदर हैं नहीं हैं, अच्छा जब मैं मुक़्तदर नहीं थी तब भी चलता था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी आरिफ मलिक, जिन्होंने अपने चैनल के लिए सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का इंटरव्यू किया और उसी इंटरव्यू के एक हिस्से को डीप फेक और AI टेक्नोलॉजी की मदद से एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरिफ मलिक भी उसी तरह सदमे से दोचार हुए जिस तरह उज़्मा बुखारी को ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 2-3 महीने पहले मैंने वो इंटरव्यू किया था इस वीडियो को वायरल होने से पहले, और मुझे एक रात कहीं से मैसेज आता है, मैं वो मैसेज इग्नोर करता हूँ और मैं फिर वो मैसेज सुबह देखता हूँ कि क्या है, किसने भेजा है। मैंने वो देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या, कि मैं बैठा हूँ और वो गले मिल रहा हूँ और ये मैं देख के खुद परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। अच्छा, सेकंड थॉट गई कि यार ये कुछ ऐसे ही है। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद उसके व्यूज़ चेक किए, मैंने देखा उसके मिलियन में व्यूज़ थे, मैं और परेशान हुआ। मैंने उसके बाद फ़ौरन सबसे पहले उस्मा को ही कॉल की, उन्हें मैंने मैसेज किया, कॉल की कि ये क्या है, ये कैसे हो चुका है हुआ है।
उन्होंने कहा कि आरिफ ये FIA आप भी जाओ, मैं भी जा रही हूँ। उससे पहले उस्मा बुखारी का ऑलरेडी डीप फेक वीडियो के हवाले से केस हाई कोर्ट पे चल रहा था। मारूफ टीवी एंकर मोना आलम को भी डीप फेक वीडियो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। मोना आलम ने हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को बताया, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। मेरे फ़ैन पेजेस पे मुझे कुछ चीज़ें मौसूल होना स्टार्ट हुई। इनबॉक्स में रैंडम लोग एक बहुत घटिया सी वीडियो मुझे भेजना स्टार्ट हुए। अच्छा, मुझे ये लगा कि जैसे आपको पता होगा कि ख़वातीन को, या जो नॉन टीवी फिगर्स होती हैं ख़वातीन, हमें आती रहती हैं, मतलब इतना हमारे यहाँ ये चीज़ एक ख़राब हो गई है कि रैंडम गंदी वीडियो, गलीज़ तस्वीरें, ये एक वैसे ही तंग करने को, हरास करने को लोग भेजते रहते हैं। एक वीडियो आई, मैंने उसको उसी चीज़ की कड़ी समझा। मैंने कहा एक मुझे घटिया सी वीडियो फिर आ गई है किसी की, मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया जिसने भेजी। थोड़े टाइम बाद एक और अकाउंट ने सेम वीडियो भेजी, तीसरे ने सेम वीडियो भेजी, कुछ लिखा नहीं होता था, बस एक वीडियो आती थी। अच्छा, मैं उनको ब्लॉक किए जा रही, लेकिन मेरे जहन में ज़रूर ये एक सवाल आता था कि ये एक ही वीडियो मुझे क्यों भेज रहे हैं। सम डेज़ वेंट बाय, मुझे मेरे कुछ सहाफ़ी कॉलीग्स ने ये बात बताई कि आपको पता है एक तो बड़ा एक अजीब सी चीज़ चल रही है आपके मुतालिक। मैंने कहा क्या? और सहाफ़ी भी थे, एक उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि सेड के एक चीज़ मौसूल हुई मुझे, और वो एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज मौसूल हुआ और एक वीडियो थी, और उसके नीचे एक कैप्शन लगा हुआ था कि जी मोना आलम लीक्ड वीडियो। तो ये सेड के मतलब सबकी ये मजमूई बात है। हर किसी ने मुझे कहा कि हमने वो वीडियो देखी और वो किसी और ख़ातून की वीडियो थी, तो हमें तो जिसने भेजी हमने उनको अपनी तरफ से मतलब बाकायदा गालियाँ दी, उसको स्नब किया और उस बंदे को ब्लॉक किया जिसने भी भेजी थी, और हमने ये भी बॉदर नहीं किया कि कौन था। मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा, मैंने कहा मुझे एटलीस्ट आप वो नंबर दें ताकि मैं एक ट्रेस करवा पाऊँ या रिपोर्ट करवा पाऊँ ये किसने किया है, ये कहाँ से हुआ है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि ऐसी शिकायत के बाद सिर्फ 8,000 मुकदमात दर्ज किए गए और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 11,000 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। जबकि सबसे हौसला शिकन हकायक यूं हैं कि 11,000 मुल्जिमान में से सिर्फ 225 अफराद को सजा सुनाई गई, जिसका तनासब सिर्फ 3.5% है। काबिल तशवीश बात यह है कि इन लाखों दरख्वास्त गुजार खवातीन के बारे में किसी इदारे के पास किसी किस्म के कवायद या रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जिन्हें साइबर क्राइम्स के इस सैलाब में अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब हिम्मत जमा करके उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ रुजू किया तो 96% मुतासरा खवातीन को किसी किस्म का इंसाफ न मिल सका। चीफ मिनिस्टर खातून है, चीफ जस्टिस खातून है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खातून है, डिप्टी वज़ीर आला खातून है, तो खवातीन हेड कर रही हैं इस सूबे को। खवातीन का राज है और फिर भी उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, और वो पावर में बैठे हुए उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसके साथ ये तीसरी चौथी वीडियो उसकी लीक हो रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही, और वो यही आके रोज़ टीवी के ऊपर अदालतों में जाकर अपने आप को क्लियर कर रही है। रोज़ कह रही होती है कि ये डीफेक वीडियो है जो मेरे फैलाई जा रही है, और बयान देती है कि ये खुदारा टीवी चैनल मुझे इस तरह बदनाम ना करें, और मैं तो यहाँ पर आती हूँ इंसाफ लेने के लिए कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये यहाँ पर इदारे जो हैं वो खामोश बैठे, वो तमाशाई बने बैठे हैं, वो मज़े लेते हैं। ये अज साढ़े को इस फलाना बंदा है ये मसला होया, वो बदनाम करने की कोशिश की, ये मसला, मतलब मज़े लेते हैं, सवाल करके दरखास्तें पढ़कर मज़े लेते हैं। कानून ले आना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है तो उसके तहत फिर कंप्लेंट्स आएंगी, लेकिन फिर उन कंप्लेंट्स का होता क्या है, वो पहुंचती किस हद तक आगे हैं, और उसमें फिर जो अदालतों में जो केसेस जाते हैं वो कहाँ किस नतीजे तक पहुंचते हैं। इसमें जो मैंने खुद डॉक्यूमेंट किया है HRCP की रिपोर्ट के लिए, और हमें हर बार कहा जाता है FIA की कैपेसिटी, अब FIA को हटा के NCCIA जो अभी 2025 वाली तरमीम है उसके तहत सेटअप कर दी गई है। लेकिन क्या ये खामियां देखी हैं कि क्यों ये रुकावटें आ रही हैं कि केसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे या
फैसले नहीं आ रहे, और जहाँ फैसले आ भी रहे, मैं आपको मिसाल देती हूँ, जहाँ पे सेक्शन 21 का जो केस है, जो सेक्शुअलाइज मॉर्फ्ड इमेजेस, वहाँ कन्विक्शन आ भी गई, लेकिन वो जो सफ़र रहा है और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये वन ऑफ द फर्स्ट केसेस था जो कराची में रजिस्टर हुआ था। लगभग उस वक्त सिर्फ 8 केसेस थे, तो उधर कोई कैपेसिटी का इशू भी नहीं था FIA के लिए। अगस्त में कानून आया 2016, 1 महीने तक FIA को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही नहीं नोटिफाई किया, तो वो कंप्लेंट्स कहीं जा नहीं सकी। स्पेशलाइज कोर्ट्स बनने थे, उनकी नोटिफिकेशन मार्च 2017 में आई। इसका मतलब है कि इस दौरान केसेस गलत अदालतों में चलते रहे, फिर ट्रांसफ़र हुए मई में जाके 2017, तब जाके केसेस चलना शुरू हुए। तो आप देखेंगे एक आम लिटिगेंट के लिए उनको तो ये पता है ना, कानून आ गया, हमने यहाँ जाना है, यहाँ सुनवाई होनी है। इस केस में भी तकरीबन 4 साल से ज़्यादा ये चला, फाइल गुमा दी गई, उसके बाद उस हवाले से लिटिगेशन हुई। जब कन्विक्शन आ भी गई इस केस में, तो जो जेल टर्म थी वो तो सर्व आउट हो चुकी थी। तो उनका सवाल ये था कि मुझे इस प्रोसेस से मिला क्या आखिर में, अगर पसू किया भी, क्योंकि ये कहा जाता था कि ख़वातीन तो पसू नहीं करती, इन्होंने तो पसू भी किया। हमें पता था कि चोरी का क्या मतलब है, हमें पता था कि डकैती का क्या मतलब है, मर्डर का क्या मतलब है। यहाँ पे जो डिजिटल चीज़ें हैं वो बहुत मिस्टीरियस समझ लें या शेडोज़ में होती हैं ये चीज़ें, एंड रियली आपको बड़ा मुश्किल होता है उस जुर्म को इंटरप्रेट करना इनटू द लॉ कि यहाँ पे कौन सा कानून अप्लाई है, और वो सब के लिए है। पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उन सब का ये बहुत बड़ा इशू है। उन ममालिक को जो टेक्निकली और डिजिटल एज में बहुत एडवांस है और वो बहुत रिच कंट्रीज, उनको दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं डिजिटल क्राइम से लड़ना। हमने तो अभी 2016 में आके या देर अबाउट उनके कवानीन बनाना शुरू किए हैं। तो जिन लोगों ने ये कवानीन अप्लाई करने, यानी पुलिस, उनकी हमने कितनी ट्रेनिंग की है टू लर्न कि इसको क्या करना क्या है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हमारे मुआशरे में एक औरत को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। इस किस्म के जराइम का निशाना बनने वालों की दूसरी बड़ी तादाद छोटे बच्चे और मुआशरे के कमज़ोर अफराद हैं। अगर आप मेजॉरिटी विक्टिम्स को देखें तो वो अक्सर ख़वातीन होती हैं, और उसकी वजह यह है कि जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो एक पिदरशाही निज़ाम पे बेस्ड है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और उस वजह से हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हरासमेंट के, डिजिटल साइबर स्टॉकिंग हो गई, डेफेमेशन हो गई, ये ख़वातीन इसमें जनरली विक्टिम्स होती हैं। और उसके काफ़ी सारे वजूहात हैं। जनरली ये कि ख़वातीन को एक तरह से कम दर्जे का समझा जाता है, तो वो अगर इंटरनेट पे अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रही हैं, अपने आप अपनी डिजिटल राइट्स को एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ये समझा जाता है कि चूँकि ये तो कम तर हैं, इनके ऊपर हमें साइबर हरासमेंट, इनके ऊपर गालियाँ कसना, मुग़ल्लिज़ात बकना, ये हमारा हक है। तो उस वजह से अदालत में जनरली विक्टिम्स के ट्रेंड ख़वातीन होता है। इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, एक तो वो जहनी तौर पे ज़ाहिर है बीमार हैं, साथ साथ ये कि ये एक परवर्जन है, ये वो सारा एक परवर्ट होने के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है कि अगर आप किसी इंसान से आप जेलस हैं, किसी इंसान के ख़यालात आपको अच्छे नहीं लगते, तासुरात अच्छे नहीं लगते, आप उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, आपके पास दलाइल नहीं है, आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है उस इंसान को काउंटर करने के, तो आप उसको डिस्ट्रक्टिवली काउंटर करेंगे। सबसे बढ़कर मैं समझती हूँ ये जो वो क्रिमिनल्स हैं, ये जो मुजरिम हैं, ये वो लोग हैं जिनकी अपने घर की ख़वातीन उनसे महफूज नहीं है। मैं नहीं समझती कि एक इंसान जो अपने घर की ख़वातीन को इज़्ज़त देता हो, वो बाहर किसी खातून के हवाले से इस तरह की चीज़ करेगा। बात सिर्फ आम मुलाजमत पेशा या घरेलू खवातीन की हरासमेंट तक ही महदूद नहीं, बल्कि कुछ अर्सा पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए तो साइबर वॉरियर्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हैंडशेक को डीपफेक और AI टेक्नोलॉजी की मदद से एडिट करके वायरल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस घिनौने अमल पर बाकायदा एहतजाज किया गया। उन्होंने रिएक्ट किया है और उन्होंने बहुत डिस्प्लेयर दिया है। आपने देखा, उन्होंने लेटर भी एक जारी किया जिसमें शायद सलमान अकरम राजा साहब को भी उन्होंने कोट किया। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, उनके पास यकीनन वो ऐसे ही तो मतलब कोई किसी का नाम नहीं ले लेता है ना बैठ के,
तो ये पूरी एक प्लानिंग थी और ये चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ ये देखे ना हाथ मिलाने की एक वीडियो है जिसको ये रंग दिया गया। इतनी वाहियात और घटिया जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो डीफेक बना के चीफ मिनिस्टर के बारे में जो है वो जारी की जाती हैं कि अब तो आदत हो गई है, अब तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेती हैं, लेकिन और लेना भी नहीं चाहिए, ये ज़हनी मरीज़ हैं। और अब तो खैर इसीलिए पीका जो है वो हमें लाना पड़ा कि आखिर इस बदतमीज़ी को, इस बेहूदगी को जो डिजिटल मीडिया पे चलती है, आखिर इसको कहीं तो स्टॉप करना है। और पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया मौजूद है, इजहारे ज़ाती राय जो ये है ये हमसे कहीं ज़्यादा है दूसरे मुल्कों के अंदर, वहाँ पर भी रेगुलेशंस मौजूद हैं इस हवाले से। अगरचा हमारे यहाँ हद तक के इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ चाराजोई के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन कवानीन के तहत होने वाली प्रोसिक्यूशन का अमल और ख़ास तौर पर जब से साइबर क्राइम्स बढ़ना शुरू हुए हैं, इनको बेहतर तरीके से हैंडल करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दुश्वारियों का सामना है। बरतानिया कंसेंट को, आपकी रजामंदी को बहुत अहमियत देता है। आपकी रजामंदी के बगैर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर की जाए, अगर वो आपके करैक्टर के ऊपर असरअंदाज होती है तो पुलिस उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करती और प्रोसिक्यूट करती है। और प्रोसिक्यूट करने में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस या आर नहीं होती। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो कदम लिया जाता है जिससे आपकी ज़ात, आपकी तशख़्ख़ुस, आपका वर्क प्लेस, आपका घर, आपका होम, आपकी फैमिली महफूज रहे। पाकिस्तान में इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं और यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के लोग दूसरी दुनिया में बैठे लोगों को या वहाँ पे ब्लैकमेल के जो है शिकायत आई हैं, लेकिन उसमें ख़वातीन घबराती हैं क्योंकि वो एविडेंस बहुत जानदार और डेंजरस होता है। तो इस वजह से वो अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और ऑनर बेस्ड जो है वो इश्यूज़ की वजह से पुलिस के सामने या FIA के सामने केसेस लाने से अक्सर जो है वो घबराती हैं। कानून मौजूद है, कानून का इतलाक़ मेरे ख्याल में जो मेरी तजर्बा है उसके मुताबिक 20% है, प्रोसिक्यूशन 20% है। मिसाल के तौर पर साइबर क्राइम्स का शिकार होने वालों की सबसे बड़ी तादाद को विफाकी तहकीकाती इदारे FIA की तरफ रुजू करने का कहा जाता है। FIA साइबर क्राइम्स विंग रोजाना हजारों शिकायत वसूल करता है, लेकिन FIA के पास ना इतने वसाइल हैं कि वो ऐसे लातादाद केसेस की बर वक्त तफ्तीश कर सके और ना ही इस इदारे के पास इतनी ज्यादा अफरादी कुव्वत है कि वो तमाम शिकायत का मुनासिब टाइम फ्रेम के अंदर अजाला कर सके। तो जो बड़े सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादातर मेटा के हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बाकी हो गया, तो ये मेटा के हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो मेटा के साथ रिस्पांस है वो अराउंड 68 to 70% है। ये पहले था जब हमने शुरू किया था ये 22% था और ओवर 3-4 ईयर्स चूँकि हम अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे लड़के ट्रेन हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट को बनाना कैसे और उस रिक्वेस्ट के साथ प्री रिक्विजिट क्या है, कौन से कागज़ हमने लगाने हैं उसके साथ जो उनको एक्सेप्टेबल हों और वो हमारी जो शिकायत या कंप्लेंट है उस पर हमें रिस्पॉन्ड करें। तो वो अराउंड 68-69% इस वक्त जो हमारी रिक्वेस्ट जाती है मेटा के पास, मैं मेटा की बात करूं, तो वो उस पर पॉजिटिव रिस्पांस है। रिस्पांस सब पे आता है, पॉजिटिव रिस्पांस आता है। ट्विटर के साथ थोड़ा सा कम है हमारा, लेकिन उसकी वजूहत यह है कि ट्विटर की पॉलिसी डिफरेंट है तो और हमारी उनके साथ एक्सेस भी थोड़ी कम है। अहमद इसाक जहांगीर साहब जो पिछले DG FIA थे, उन्होंने ज़ाती तौर पे मेरा केस ओवरसी किया और उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मेरा केस ओवरसी किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट जेंटलमैन, आई वांट टू प्रेज हिम ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने मेरे केस पे बहुत अच्छी पेशरफ्त करवाई। और मैं आपको बताऊं, जो एक डायरेक्टर साहब थे FIA के, वो मतलब एक सीधे मुँह मुझसे तक बात नहीं करते थे। उनसे जब मैं पूछती थी, जिनको मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो मुझे कहते थे आप हमसे ना पूछें, इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन ख़राब हो रही है और आप हमसे सवालात ना करें ना, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता आपको जवाब देना। मैंने ये सारी बातें उस वक्त के उनके DG FIA को बताई, अहमद इसाक साहब को। उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया, मुझे एक और अपने डायरेक्टर के साथ लिंक किया और कहा कि अब ये आपको डेली की अपडेट्स देंगे एंड वी आर पर्सनली ओवरसीइंग योर केस, क्योंकि ये एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट केस है, हाई प्रोफाइल केस है। हम इसको बिल्कुल अपने लिए एक टेस्ट केस एग्जाम्पल बना के सेट करना चाहते हैं।
जब तक वो थे DGFIA मेरा केस बहुत अच्छा परस्यू हुआ, 3 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए। जैसे ही वो हटे हैं, वो DGFIA से हट गए, मुझे नहीं पता, बेटर नोन टू पॉलिटिकल पीपल के उनके क्या वजह थी कि वो नहीं है अब, और मे बी देयर इज सम एक्टिंग DG नाउ। जब से वो हटे हैं वो वही FIA बिल्कुल आप समझें इस वक्त ना कोई जवाब देता है। वही डायरेक्टर साहब जो उन्होंने मेरे साथ उस वक्त अटैच किए थे वो भी रिप्लाई करना बॉदर नहीं करते, और मेरा केस एक वाक़तन एक सुस्त रवि का शिकार है। आई वांट टू टेक दिस ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो। सोशल मीडिया पर बढ़ते जराइम ने जहां मुआशी और इखलाकी पस्तियों को नुमाया किया है, वहीं हजारों लोगों के साथ पिछले 5 साल में 700 अरब का फ्रॉड भी हुआ है। सैकड़ों लोगों की जाती जिंदगियां तबाह हुई और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हम इन्वेस्टिगेट्स के हाथ लगने वाली सरकारी दस्तावेजात से मालूम होता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग को 2020 से 2024 के दरमियान 6,39,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत में ज्यादातर खवातीन को ऑनलाइन हरासा करना, फ्रॉड, मजहबी मुनाफरत, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़ाहिब और इन जैसे कई दूसरे जराइम शामिल हैं। मजमूई शिकायत में से 4,14,260 की तस्दीक की गई, जिसके नतीजे में 73,825 इंक्वायरियां हुई और 5,713 मुकदमात अदालत में दायर हुए। इस अरसे के दौरान 7,020 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और 222 अफराद को सजाएं सुनाई गई। तफ्तीश, गिरफ्तारियां और अदालती मुकदमात समेत इन जराइम से निमटने के लिए FIA की कोशिशों के बावजूद शिकायत का पहाड़ जैसा हुजम मसले की शिद्दत को उजागर करता है और इस डिजिटल खतरे से निमटने के लिए मौजूदा इकदामात की हैसियत के बारे में सवालात उठाता है। साइबर क्राइम्स विंग को मौसूल होने वाली शिकायत के हवाले से जो आदादो शुमार सामने आए वो इस तरह थे। साल 2020 शिकायत 1,02,000, जिन शिकायत की तस्दीक हुई 98,882, 9,112 इंक्वायरियां की गई, 601 मुकदमात दर्ज हुए, 625 गिरफ्तारियां हुई, 20 मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। साल 2021 शिकायत 1,15,868, जिन शिकायत की तस्दीक हुई 80,803, 15,766 इंक्वायरियां की गईं, 1,224 मुकदमात दर्ज हुए, 1,306 गिरफ्तारियां हुई, 38 मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। 2022 में 1,45,667 शिकायत में से 83,552 की तस्दीक की गई, जिसके नतीजे में 14,380 इंक्वायरियां, 1,469 मुकदमात, 1,700 गिरफ्तारियां और 48 को सजाएं सुनाई गईं। साल 2023 में 1,52,136 शिकायत में से 82,396 की तस्दीक की गई, जिसके नतीजे में 18,012 इंक्वायरियां, 1,375 मुकदमात, 2,007 गिरफ्तारियां और 92 को सजाएं सुनाई गईं। साल 2024 में 1,23,893 शिकायत में से 68,627 की तस्दीक की गई, जिसके नतीजे में 16,555 इंक्वायरियां, 1,044 मुकदमात, 1,382 गिरफ्तारियां और 24 को सजाएं सुनाई गईं। FIA के जिम्मेदारान का कहना है कि सजा न मिलने की वजह फ्रीकैन की जानिब से मुल्जिमान से सुलह कर लेना है, जिसकी वजह से अदालतों में सजाओं का तनासुब कम है। अदालतें तो मुनासिब हैं, बाकी वर्कलोड ज़ाहिर है ज़्यादा है। जैसे बाकी हर अदालत पे वर्कलोड है, इस तरह इस पे भी वर्कलोड है और मेरे ख्याल में अदालतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अपनी वर्कलोड के हिसाब से। अभी डेडिकेटेड अदालतें मेरे हिसाब से कुछ मज़ीद भी नोटिफाई हुई हैं और भी होंगी, और इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक जो है ना बड़ा अहम जुज़ है अदालतें, और वो अपना काम उस हिसाब से कर रही हैं और उसमें आहिस्ता आहिस्ता हमें अब कन्विक्शंस भी आ रही हैं काफ़ी। और मेरे ख्याल में ये पूरी जो चेन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उस सारी में एज़ फार एज डिजिटल क्राइम इज़ कंसर्न काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारी जो हुकूमत है वहाँ पे भी एम्बिग्विटी है, क्लियरिटी नहीं है कि ये काम कौन करे। कभी पुलिस के हवाले करते थे, कभी FIA के हवाले करते थे, फिर आप पीका एक्ट ले आते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कभी ऑर्डिनेंस होता है, कभी एक्ट होता है, कभी उसमें चेंजेस होती हैं, कभी एक नया इदारा आप बना लेते हैं कि ये इन चीज़ों को साइबर को देखेगा, फिर आप कहते हैं नहीं वापस FIA देखे पुलिस। नॉट वर्क। जब तक आप हुकूमत को खुद क्लैरिटी नहीं होगी
तो आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनको भी क्लैरिटी नहीं आई। मेरे केस पे भी जो ज़्यादातर कार्रवाई हो रही है वो ये पैका कवानीन के तहत हो रही है, और ज़्यादातर जो इवन ये वाले जो केसेस हैं जैसे चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा का है और अज़मा बुखारी का है, इनके भी जो केसेस हैं वो पैका के तहत ही डील किए जा रहे हैं। हम कई दफ़ा सहाफ़ी होते हुए पैका पे तनकीद करते हैं और जो भी तरामीम होती हैं हम करते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो मैं एक डिलेमा में भी पड़ जाती हूँ कि मैंने इस पर तनकीद करनी है या मैंने इस पर तारीफ़ करनी है क्योंकि इस कानून के तहत मुझे इंसाफ मिल रहा है। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ कि देखें, इंस्टेड ऑफ कवानीन, किसी भी आप अच्छे माशरे में जाएं, आप ब्रिटेन का सिस्टम उठा लें, कवानीन ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन से फ़र्क पड़ता है। कवानीन बेशक 4 हो, 400 ना हो, लेकिन वो 4 इम्प्लीमेंट हो, वो माशरा कतरन बेहतर होगा बनिस्बत उसके कि जहाँ 400 हैं लेकिन 400 में से एक भी नाफिजुल अमल नहीं है। जो स्पेसिफिकली कोर्ट्स बनाए गए हैं डिजिटल बेसिकली वायलेंस या डिजिटल अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए अंडर द पीका ऑर्डिनेंस, पीका एक्ट बेसिकली, वो एक तो स्पेसिफिकली कोर्ट्स नहीं है वो, यानी या कोई सेशन जज होता है जिसकी एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, या अगर हैं भी किसी जगह पे स्पेसिफिकली तो उनकी तादाद बहुत कम है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ केस लोड ऑन दोज जजेस। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम लैग का इशू है जिसमें केसेस की इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव नहीं होती। अब अगर किसी की बेसिकली डेफेमेशन हुई है, किसी की सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पिक्चर्स लीक हुई हैं इंटरनेट पे, तो बाय द टाइम वो इन्वेस्टिगेट होता है वो आईपी भी रिमूव हो चुकी होती है, वीपीएन्स भी लग चुके होते हैं, वो कंटेंट भी रिमूव हो चुका होता है, तो एविडेंस इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, तो ये इन्वेस्टिगेशन की कमज़ोरी होती है। तीसरी चीज़ जो किसी हद तक तो प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है, लेकिन ये हमारे बेसिकली लेजिस्लेशन की भी कमज़ोरी है कि हमने जो इंटेंशन का बर्डन हमने प्रोसिक्यूशन पर डाला है, इस तरह के केसेस में दिस शुड नॉट फॉलो द नॉर्मल रूट ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जहाँ पे इंटेंशन प्रूव करने का बर्डन, मेंजरिया प्रूव करने का बर्डन भी प्रोसिक्यूशन पे होता है। यहाँ पे दिस बर्डन शुड बी रिवर्स्ड। द अक्यूज्ड शुड एक्सप्लेन व्हाई ही हैड नॉट इंटेंशनली डन दिस। जो कंपनीज़ हैं प्राइमरीली यूएस में बेस्ड है, वहाँ पे वो पाबंद हैं अपने कानून के तहत कि जब भी वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट या क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयर करते हैं तो वो कर नहीं सकते अनलेस के एमलैट साइन हुआ हो या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ज़रिए ये रिक्वेस्ट आए। ये डेफमेशन है, ये टोटल सिविल नेचर का मामला है, और इसके अंदर सिंपल उसको जाके एप्लीकेशन देनी है कि जी मेरी हद तक हुई है। अब वो हद तक जो है उसको साबित भी करने की ज़रूरत खुद नहीं है, उसको जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसने साबित करना है कि मैंने हद तक नहीं किया। पाकिस्तान का इदारा पीटीए यौमिया 900 से ज़ायद गैर इखलाकी और तौहीन आमेज पोस्ट ब्लॉक करने की दरख्वास्त कर रहा है। सरकारी आदादोशुमार से मालूम होता है कि पिछले 5 साल में पीटीए ने सोशल मीडिया ऐप्स को 14.5 लाख पोस्ट हटाने की दरख्वास्त की है। 5 लाख से ज़ायद गैर इखलाकी पोस्ट वाले URL को ब्लॉक करवाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमसे खुद ये कंप्लेंट करते हैं कि पाकिस्तान की रेशो सबसे ज़्यादा हाई है, कि यहाँ से कंप्लेंट्स एशिया पैसिफिक में, इस रीजन में कोई जो मुल्क है वो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करता। उसकी या तो ये वजह है कि हमारा सोशियो इकनॉमिक या सोशल जो कल्चर है वो इस तरह का है कि हम सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है, या हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं करते, या हम उस पर अवेयर नहीं है। तो बेसिक वजह ये है। मेरे पास जो पूरी टीम बैठी हुई है वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन हमारा अपना एक पूरा वेब एनालिसिस का सेंटर भी है, जिसमें जो है 8 घंटे की डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, और वो लोग कंप्लीटली उसको एनालाइज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं। तो दिस इज़ द वे, यानी अब इसका कोई हमारे पास हल नहीं है। वी हैव टू टेक, ज़ाहिर है सेम डे नहीं होता, कुछ कंप्लेंट्स को हम भी रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ कंप्लेंट्स सोशल मीडिया कंपनीज रिजेक्ट कर देती हैं, और कुछ ब्लॉक हो जाता है।
पाकिस्तान दुनिया में बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया के इदारों को सबसे ज्यादा शिकायत भेजने वाला मुल्क है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 90,000 से ज़ायद तौहीन अदलिया में मुलव्विस URL ब्लॉक करवाए गए। इसी तरह दिफाई इदारों को निशाना बनाने वाले 2 लाख से ज़ायद URL को ब्लॉक करवाया गया। इस्लाम मुखालिफ पोस्ट वाले 2 लाख पेजेस को डिलीट करवाया गया है। 50,000 से ज़ायद YouTube पोस्ट को ब्लॉक करवाया गया है। 2 लाख से ज़ायद टिकटॉक पोस्ट को डिलीट करवाया गया है। 3 लाख फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करवाया गया है। 50,000 एक्स पोस्ट को डिलीट करवाया गया है। 24,000 इंस्टाग्राम पोस्ट वाले URL को बंद करवाया गया है, जबकि लाखों की तादाद में अभी PTA की दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। जो कंपनीज़ हैं प्राइमरीली US में बेस्ड है, वहाँ पे वो पाबंद हैं अपने कानून के तहत कि जब भी वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट या क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयर करते हैं तो वो कर नहीं सकते अनलेस के MLAT साइन हुआ हो या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ज़रिए ये रिक्वेस्ट आए। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली आपको IP एड्रेसेस मिसाल के तौर पे नहीं मिलते कुछ क्रिमिनल कंप्लेंट्स के बेसिस पे। हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जो सेक्शुअल हरासमेंट वाले केसेस हैं या जहाँ जुर्म की नौइयत बिल्कुल क्लियर है वहाँ पे हुआ भी है और ये केसेस में रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन आपने फिर ये भी देखना है कि जहाँ पे नॉन कंप्लायंस है वो किस नौइयत की कंप्लेंट्स भेजी जाती हैं PTA की तरफ से या FIA की तरफ से, और वो क्या प्रोसेस फॉलो होता है या नहीं होता। मिसाल मैं आपको दूँ, गूगल की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में एक केस मौजूद है डॉक्यूमेंटेड, जहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई थी कि गूगल ड्राइव से एक लेटर हटा दिया जाए और उसको हेट क्राइम के ज़ुमरे में डाल दिया गया था, जो पीका की सेक्शन 11 है। वो लेटर क्या था, एकेडमिक से कह रहे थे कि हमारी एकेडमिक स्पेस श्रिंक हो रही है। अब आप अगर इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करेंगे और फिर जाहिर है कि वो नॉन कंप्लायंस के ज़ुमरे में ही जाएगी क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड स्पीच रिकग्नाइज़ की जाती है। तो फिर हमने ये भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो मिसयूज़ हो रहा है पावर्स का या जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही है वो कहाँ फॉल कर रही हैं। जुर्म एक अलग बात है, किसी को आप एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड नहीं है, डेफेमेशन, ख़ासतौर पर क्रिमिनल डेफेमेशन। दुनिया भर में डीक्रिमिनलाइजेशन या नॉन एनफोर्समेंट का ट्रेंड है। हम डेफेमेशन पे डेफेमेशन कवानीन सिविल और क्रिमिनल लाए जा रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से देखेंगे इसको। मैं बैठा हूँ, मेरी मर्जी है कोई मेरी तस्वीर बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर वो मेरी चोरी तस्वीर बनाता है, फिर मुझे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करता है, तो उसे क्यों नहीं कटहरे में होना चाहिए। मेरे साथ कोई भी चीज़ मंसूब कर दे, मेरा उससे ताल्लुक़ ना हो, उसे क्यों नहीं कटहरे में आना चाहिए। तो ये जो है कानून पे अमलदारी की ज़रूरत है, और ये इस तरह का एक दुनिया सारी में ये काम होता है लेकिन वहाँ कवानीन मौजूद है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, यही फ़र्क है कि सऊदी अरब में क्यों नहीं कोई किसी खातून को खौफजदा करता है, इसलिए कि वहाँ कानून 5 मिनट में कटहरे में ले आएगा। हमारे यहाँ अगर पकड़ा ही नहीं जाएगा, अगर पकड़ा जाए तो आप मुजाहरा करेंगे कि ये आज़ादी इजहार पर जो है बहुत बड़ी कदरान लग गई है। तो यही मसला है, जो आपके बुनियादी मसाइल हैं उनको सियासत से, उनको मसलहतों से बालातर होकर हल करने की कोशिश करें। इन हालात में हुकूमत ने नया पीका कानून पास करवाया है, जिस पर सख्त तनकीद हो रही है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म करते हुए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है। सवाल पैदा होता है कि हुकूमत को अचानक एक तहकीकाती इदारे की मौजूदगी में साइबर क्राइम विंग को अलहदा इदारा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या इसकी वजह सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल और तेज़ी से बढ़ते हुए ऑनलाइन जराइम है। जो पीका में अब एक ऑलरेडी एक रेगुलेटरी एजेंसी जो है उसकी बात की गई है, जो पीका का लॉ है उसके अंदर, जिसमें क्रिमिनल एक साइड भी है उसकी। जो ये डेफेमेशन है ये टोटल सिविल नेचर का मामला है, और इसके अंदर सिंपल उसको जाके एप्लीकेशन देनी है कि जी मेरी हद तक हुई है। अब वो हद तक जो है उसको साबित भी करने की ज़रूरत खुद नहीं है, उसको जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसने साबित करना है कि मैंने हद तक नहीं किया है। इससे बड़ा लीफ और इससे ज़्यादा प्रो वुमेन जो एक अप्रोच है वो नहीं की जा सकती। दूसरा FIA चूँकि पंजाब की डोमेन में नहीं आता है, FIA एक फेडरल एजेंसी है और उसने जो है वो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होनी है इसके ऊपर भी यकीनन मेरी इतलात के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बहुत काम हो रहा है। बाकायदा जो साइबर विंग है हमारा, बिकॉज पहले शायद साइबर विंग की इस तरह से यूटिलिटी और इस तरह से नेसेसिटी नहीं थी, बट अब जो हालात हैं जिस तरह से उसमें साइबर विंग को बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप का इदारा बनाए बगैर गुजारा नहीं होगा। आप पीका ले आएँ, आप ये डेफेमेशन लॉज ले आए, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर FIA का साइबर विंग इक्विप नहीं होगा तो उतनी हेल्प नहीं हो सकती। अगर आप पीका एक्ट को देखें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, तो उसमें मेन ख़वातीन के हवाले से 3 सेक्शन है।
सेक्शन 20 जो डेफेमेशन को डील करता है, सेक्शन 21 जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग, ये तीनों they fall under the non-prohibitory clause. They do not fall under the prohibitory clause of basically the Code of Criminal Procedure. Judges जो एक इस्तेलाह यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि इस तरह के केसेस में bail is a rule and refusal is an exception. तो जब आपका अदालती निज़ाम ऐसा है, क्रिमिनल जस्टिस निज़ाम ऐसा है कि वो एक केस को मिनिमम भी बहुत भी फास्ट ट्रैक करे तो 1 साल चलाएगा, और उस 1 साल में 1 हफ्ते में जो परपिट्रेटर है, जो अक्यूज़ड है, उसकी बेल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम यही देखेंगे कि ये एम्बोल्डन ही होंगे, ठीक है। और इस तरह अगर हम देखें कि सेक्शन 20 और 21 को छोड़ के सेक्शन 24 इज़ अ बेलेबल सेक्शन, इसी तरह इनकी सज़ाएं बहुत कम हैं, मैक्सिमम इज़ 5 ईयर्स, जो कि आई बिलीव सेक्शन 21 में है। जब आप बेसिकली एक सेक्शुअली एक्सप्लिसिट इमेज पे किसी का फेस सुपर इम्पोज कर दें, उसकी सज़ा एट मैक्स 5 ईयर्स है, बाकियों की 3 साल है। 2 मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, एक क्राइम नहीं रुक रहा है, दूसरी तरफ सख्त से सख्त कानून साजी आ रही है जो कि बिल्कुल ही एक बेसिक स्पिरिट और जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं जर्नलिस्ट के या दूसरे शहरियों के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और एक तरफ कानून साजी में हम देखते हैं कि कन्विक्शन नहीं थी, पहले भी 3% कन्विक्शन नहीं थी, और अब तो शायद इससे आगे जाके कन्विक्शन बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि अथॉरिटीज़ बनानी हैं, इस पर ट्राइब्यूनल बनेगा, इस पर अदालतें होंगी, और हुकूमत मुख्तलिफ ज़ाविये से इन चीज़ों को देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्राइम है, हैरेसमेंट है विमेन की, चाहे वो घर बैठी हुई हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या किसी ऑफिस में बैठी हुई हैं, नाम ही नहीं आ रहा थमने का। तो साइबर क्राइम आगे से आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, और उन लोगों को सज़ाएं नहीं मिल रही हैं। शायद मेरे में डिस्टिंक्शन एक ये है कि मैंने इस चीज़ को बहुत एक हेड ऑन टेकअप किया है, और इसके ख़िलाफ़ मैं बोली भी हूँ। इसके ख़िलाफ़ मैंने कानूनी चाराजोई भी बहुत एक अग्रेशन के साथ की है, अभी भी कर रही हूँ। तो मैं इसलिए एक एक्सेप्शन हूँ। ये जो डेफेमेशन लॉ है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, या मेरे लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, आम औरत के लिए ये डेफेमेशन जो कोर्ट्स हैं और डेफेमेशन लॉ जो उसको बहुत अच्छे से कैटर कर सकता है। इसमें शक नहीं कि माजी में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ऐसे वाक़यात के बाद खुद को कमज़ोर और तन्हा महसूस करते हुए कानूनी कार्रवाई से गुरेज करती रही, क्योंकि समाजी तौर पर इस बात को नापसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा है कि ख़वातीन आगे बढ़कर आवाज़ बुलंद करें। लेकिन अब ऐसी मिसालें बढ़ रही हैं कि ख़वातीन इस किस्म के वाक़यात के बाद दिलेराना अंदाज में अपनी आवाज़ उठा रही हैं। ये जो सारा कुछ हुआ है, मैं गालिबन पहली दफ़ा किसी से भी ऑन अ मेन स्ट्रीम चैनल में इस मौजू पे बात कर रही हूँ, और मैंने एक इंतखाब इसीलिए, इससे पहले मुझसे बहुत लोगों ने, एवरीवन हैज़ बीन काइंड, बहुत ज़्यादा पुराने दरीना कॉलीग्स हैं मीडिया में, फ्रेटर्निटी में, और हर किसी ने ऑफ़र किया कि आप इस पे बोलें और इस पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं, शायद मेरे में डिस्टिंक्शन एक ये है कि मैंने इस चीज़ को बहुत एक हेड ऑन टेकअप किया है, और इसके ख़िलाफ़ मैं बोली भी हूँ। इसके ख़िलाफ़ मैंने कानूनी चाराजोई भी बहुत एक अग्रेशन के साथ की है, अभी भी कर रही हूँ। तो मैं इसलिए एक एक्सेप्शन हूँ, मैं इसमें एक्सेप्शन माइंडफुली बनी हूँ। मेरे फैमिली का मुझे इस पर बहुत ज़्यादा एक इसरार था कि ठीक है, मतलब हमें सबको पता है, मे बी आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम सारे चाहते हैं कि यू टेक दीज पीपल डाउन टू क्लीनर्स, जिन्होंने ये किया है, जो इस किस्म के लोग हैं, आप उनको आखिरी हद तक उनका पीछा करें और उनको मुकम्मल तौर पर हंट डाउन करें। इनको साइकोलॉजिकल अगर ये हम तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो जाएं कि अगर किसी बच्ची के बारे में, किसी खातून के बारे में कुछ इस किस्म का होता है, तो उसके लिए अदालतें बैठी हैं, उनके लिए उनको रिलीफ मिलेगा, उनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएँ मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इनके उसको रिलीफ का बायस बनेगा। और ये जो डेफेमेशन लॉ है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, या मेरे लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, आम औरत है उसके लिए ये डेफेमेशन जो कोर्ट्स हैं और डेफेमेशन लॉ जो उसको बहुत अच्छे से कैटर कर सकता है। फिर ये एक जो कानून की कमी थी कि FIA जो है
उसके पास भी वो पकड़ तो ले लेते थे, अगर कहीं पकड़ भी ले उसके बाद वो क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। तो और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मेरे केस का तो अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ और मैं इंतज़ार में हूँ कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन उस केस के बाद बहुत सारी ख़वातीन ने मुझसे रब्ता किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने में बहुत खुशी है कि लोगों को लगा कि मैं उनकी आवाज़ बन सकती हूँ। बहुत सारे केसेस मैंने FIA को भेजे भी, जिसमें कुछ लोग जो है वो अरेस्ट भी हुए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने सोशल मीडिया पे आने से वक्त से पहले रोक ली, उन लोगों को पकड़ के जो उन बच्चियों के साथ जो है वो या ख़वातीन के साथ जो है वो कोई हरासमेंट करना चाहते थे। हर चीज़ मेरी नज़र में और हर सोशल प्रॉब्लम का हल कानून साजी नहीं होती है और लीगल फॉरम नहीं होता है। आपने जो अखलाकियात है वो उस पर आपने एक डिस्कोर्स करना है। डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग्स या क्या एथिकल है वो कॉन्वर्सेशंस करने की ज़रूरत है। समटाइम्स वो शिफ्ट हो रही होती हैं लाइंस, लेकिन आपने क्या कंसेंट ली, क्या आप कोई डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हैं, ये तमाम बातें करने वाली होती हैं। देखिए कुछ लोग उसके बावजूद करेंगे, जराइम भी होंगे और उसके अलावा गैर अखलाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन एक सोशल कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत थी जो कि अभी भी हम देखते हैं कि नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में तो जनरली अगर उसकी इंटेंट देखा जाए, क्योंकि कानून को हम 2-3 तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो उसका लिटरल रूल है कि लिटरली वो क्या बता रहा है हमें, दूसरा उसका मिसचीफ रूल है कि वो किस मिसचीफ को रोकने के लिए बेसिकली नाफिजुल अमल हुआ। अब अगर देखें तो इसमें नीयत को देखना बड़ा ज़रूरी है। वो मिसचीफ मेरे ख्याल में जनरली जर्नलिस्ट्स को, जो लोग न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक फॉलोइंग रखते हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ अगर कुछ लिखते हैं, तो जनरली मेरे ख्याल में तो इसका टारगेट वो है। दिस डज़ नॉट डू एनीथिंग फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री।